क्लासेस शुरू करते हैं। कल कहां तक आपका हुआ था? तो हम लोग नीति दर को देख रहे थे। नीति दर आपका, और नीति दर में मैंने आपको रेपो रेट समझा दिया था, रिवर्स रेपो रेट। आज बैंक रेट हमें समझना है, बैंक दर। ठीक है, एनसीईआरटी में बैंक रेट है। एनसीईआरटी में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ के बारे में चर्चा नहीं की गई है। एमएसएफ जो सीमांत अस्थायी सुविधा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन छोटा सा डेफिनेशन है तो उस सीरीज में है, तो मैं इसको भी क्या कर दे रहा हूं, आपका डिस्कस कर दे रहा हूं। देन हम बैंक रेट पे क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला अपना उठाते हैं परिभाषा जो है यहां पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम लोग कल समझे थे यहां पे एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो मैंने बताया था अस्थायी जमा सुविधा, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। अभी नया टूल ये इंट्रोड्यूस हुआ है। आप सबको गुड इवनिंग। ये नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ है एसडीएफ आपका। आने वाले 2 से 3 वर्षों में यूपीएससी प्रीलिम्स में ये आपका दिखना ही दिखना है। ये जो एसडीएफ है आपका 2022 से यूज हो रहा है, 23-24 प्रीलिम्स तक आते आते ये पूछ दिया जाएगा, तो इसको स्पेशल फोकस, ये मैंने कल आपको बता दिया था, इस पे रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम आते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा पे। सीमांत अस्थायी सुविधा ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले ये टूल आपका यूज नहीं होता था। क्या होता है सीमांत अस्थायी सुविधा? तो ये भी एक तरह का, ठीक है, ब्याज दर ही होता है। इसकी भी परिभाषा सेम आएगी जैसे रेपो दर की है। ठीक है, परिभाषा ऊपर से देखोगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा, आपका एक ही लगेगा, बट दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके। वो क्या है अभी मैं आगे स्पष्ट करूंगा, दोनों में क्या आपका अंतर है। अभी हम फिलहाल ये देखेंगे कि इसकी परिभाषा सीमांत अस्थायी सुविधा की क्या आती है। तो ये भी एक तरह का ब्याज दर होता है जिसपे आरबीआई बैंक को क्या करती है, ऋण देती है। ठीक है, गामिनी गुड इवनिंग। तो इसकी परिभाषा यह होती है कि यह वो दर होता है, वो दर होता है जिस पर आरबीआई केवल बैंक को ऋण देती है। ठीक है, केवल बैंक को ऋण देती है। वर्तमान में ये ब्याज दर इसका कितना है? एमएसएफ जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, सीमांत अस्थायी सुविधा है, इस पे जो ब्याज दर आपका वर्तमान में दिया जा रहा है वो कितना है आपका? तो ये है 5.65%। प्रेजेंटली इट इज 5.65%। क्यों? क्योंकि जो एमएसएफ होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा जो होता है, ये रेपो रेट से 0.25% क्या होगा आपका, ज्यादा होता है। ठीक है, आरबीआई केवल रेपो दर, तो रेपो रेट कितना है 5.40%, ये मैंने कल आपको बताया था, और इसमें 0.25 जोड़ोगे तो 5.65% क्या होगा, निकल के आएगा। आरबीआई केवल रेपो दर में क्या करती है, चेंज करती है। जो एमएसएफ है अपने आप ही प्लस होके क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, अपने आप ही प्लस होके ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से 0.25% क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। फिलहाल इनके और इनके बीच जो डिफरेंसेस है, इनके और इनके बीच जो अंतर है वो 0.25% का क्या है आपका अंतर है। एमएसएफ 0.25% क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। ठीक है, यानी जब आरबीआई एमएसएफ पे बैंक को ऋण देगी तो इतना ब्याज क्या करती है आपकी, चार्ज करती है, इतना इंटरेस्ट उनसे लेती है। अब कहोगे कि सर रेपो दर की भी तो परिभाषा सेम था, काम दोनों का क्या था आपका, सेम ही था। रेपो दर की भी परिभाषा जब हम लिखे थे तो यही था कि यह वो दर होता है जिस पर आरबीआई बैंक को ऋण देती है। वहां पे मैंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया था, केवल नहीं यूज किया था, यहां पे मैंने केवल वर्ड यूज किया। केवल और केवल बैंक को क्या होता है, एमएसएफ पे दिया जाता है, एम्फेसाइज किया गया आपका। वहीं रेपो दर में ऐसा कोई शब्द यूज नहीं हुआ था, बस बैंक हमने क्या कर दिया था, वहां पे लिख दिया था कि आरबीआई बैंक को क्या करती है, आपकी ऋण देती है। यानी वहां पे रेपो दर पे कोई और भी है जो ऋण लेकर के जाता है। वो कौन है अभी मैं आगे आपको क्लैरिफाई करूंगा वो, लेकिन फिर भी अगर जो आप ऊपर से देखो तो परिभाषा में बैंक यहां पे भी है और बैंक रेपो दर में भी था। तो आप कहोगे कि सर
बैंक क्या पागल हुए पड़े हैं? रेपो रेट तो 5.40% है, जबकि एमएसएफ इससे 0.25% क्या है आपका ज्यादा है, तो वो रेपो दर को प्रीफर करेंगे ना। वो क्यों आएंगे एमएसएफ पे, सीमांत अस्थायी सुविधा पे ऋण लेने, वो रेपो दर पे ना ले लें, जबकि इसका ब्याज क्या है आपका कम है। आप अपनी लाइफ में देख लो, अगर जो आप किसी बैंक के पास जाते हो, ठीक है, किसी बैंक के पास आप जाते हो उधार लेने के लिए, तो एक बैंक आपको 10% ब्याज पे लोन देता है और एक 9.5% ब्याज पे आपको क्या करता है, ऋण देता है। तो आप 9.5 वाले को चूज करोगे, कहोगे भले ही कुछ भी हो, 0.5% क्या है इसका कम है ब्याज दर, तो आप किसको चूज करोगे, जो 9.5% पे आपको ऋण दे रहा है। तो वही सेम चीज बैंक के साथ भी आपकी आएगी। तो क्वेश्चन अब यहां पे ये उठता है, क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि रेपो दर के होते हुए आरबीआई एमएसएफ को क्यों चला रही है, जबकि इसका ब्याज दर क्या है आपका ज्यादा है। इसकी क्या जरूरत है, बैंक रेपो दर पे ही क्या करेंगे, आपके लोन लेकर के जाएंगे। यानी यहां पे ये जो दो है आपका रेपो रेट, ये जो आप देख रहे हो, एंड एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई, कंफ्यूजन हो गया दोनों के बीच में कि इसके होते हुए आरबीआई इसको क्यों चला रही है। जबकि रिवर्स रेपो रेट ये तो पूरा झगड़े से बाहर है, इसका फंडा ही बिल्कुल क्या है आपका अलग है। इसका फंडा क्या होता है आपका कि इस पे बैंक आरबीआई को क्या करते हैं, ऋण देते हैं या अपने सरप्लस फंड को आरबीआई के पास पार्क करते हैं। तो इसकी तो परिभाषा अलग है, तो ये झगड़े से बाहर हो गया। लेकिन रेपो रेट और एमएसएफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट यहां पे होता है, ठीक है। कंफ्यूजन मैंने ही आपको बताया कि कैसे क्रिएट होता है। अब इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है, ऐसी क्या मजबूरी है कि रेपो रेट के होते हुए आरबीआई एमएसएफ को क्या कर रही है, चला रही है। तो इसको हम लोग अभी आगे क्या करेंगे देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा बैंक दर की भी परिभाषा देख ले, ठीक है, क्योंकि ये भी अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसकी भी परिभाषा सेम आएगी। तो तीनों का अंतर एक साथ हम यहां पे देख लेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है, यानी रेपो दर के होते हुए आरबीआई एमएसएफ और बैंक दर को क्यों चला रही है, ठीक है। तो वो आंसर एक साथ तीनों का हम दे देंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा बैंक रेट की भी परिभाषा देख ली जाए आपकी। तो बैंक दर आपका क्या होता है, अब इसको देखते हैं हम लोग। बैंक रेट, बैंक दर, तो बैंक दर की भी परिभाषा क्या होती है आपकी, सेम होती है। यह वो दर होता है, दिस इज द रेट एट विच आरबीआई, जिस पर आरबीआई बैंक को ऋण देती है। ऊपर डेफिनेशन देखोगे तो यही निकल के क्या होगा आपका आएगा, दिस इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द बैंक, ठीक है। यह वो दर होता है जिस पे आरबीआई बैंक को क्या करती है, आपकी लोन देती है, ठीक है, ठीक है। यह वो दर होता है जिस पर आरबीआई बैंक को क्या करती है, आपकी ऋण देती है। वर्तमान में ये कितना है, तो ये भी कितना है आपका 5.65% है। क्यों, क्योंकि जो बैंक रेट होता है, बैंक दर आपका होता है, ये हमेशा क्या होता है आपके एमएसएफ के बराबर होता है, एमएसएफ के बराबर होगा, ठीक है। और एमएसएफ रेपो रेट से 0.25% क्या होता है आपका ज्यादा होता है। तो ये 5.65% आपका है। अब सेम यहां पे भी कंट्रोवर्सी रेज होके आ रही है कि एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब की परिभाषा ऊपर से क्या हो रही है आपकी सेम आ रही है, ठीक है। जबकि आपका जो है यहां पे जो रेपो रेट है वो सबसे कम है। तो बैंक एमएसएफ और बैंक रेट को क्यों चूज करेंगे, वो रेपो दर पे ही क्या करे, अपना लोन लेके जाए। यानी रेपो रेट के होते हुए आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और बैंक रेट को क्यों चला रही है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि ऑलरेडी आरबीआई के पास एक इंटरेस्ट रेट था आपका, ठीक है, उसके बाद आरबीआई ने इन दोनों को क्या किया, अभी तक इसको चलाए पड़ी हुई है, अभी तक इसको लेकर के आपकी चल रही है। परिभाषा ऑलमोस्ट सबकी क्यों हो रही है, आपकी सेम आ रही है। थोड़े बहुत शब्दों का क्या हो रहा है, आपका अंतर यहां पे आ रहा है। तो इन तीनों के बीच में दिक्कत क्या हुई, आपकी जनरेट हुई है। ये क्या है तीनों, तो रेपो दर है, एमएसएफ है और बैंक रेट है। तो अब इन तीनों के डिफरेंसेस को हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों है, आरबीआई इन तीनों को क्यों लेकर के चल रही है, ठीक है। तो चलिए इस पे आते हैं। झगड़ा हुआ है तीन लोगों के बीच में, रेपो रेट है आपका, रेपो दर, फिर है आपका एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा, फिर आपका क्या है बैंक रेट है, बैंक दर है, ठीक है।
इन तीनों के बीच में दिक्कत आपकी हुई है। चलिए इन तीनों के अंतर को देखते हैं, क्योंकि काम तीनों का एक ही है, ठीक है। तो ऐसी क्या मजबूरी है, इनके होते हुए आरबीआई इन दोनों को चला रही है। तो पहला जो अंतर होता है कि यहां पे, ठीक है, यहां पे जो रेपो रेट होता है आपका, इस पे जब आरबीआई लोन देती है तो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए देती है। शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए क्या करती है आरबीआई, ऋण देती है यहां पे। अल्पकाल, अल्पकाल मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं क्या होता है आपका, 1 डे, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज, 56 डेज, यही इनका अल्पकाल क्या होता है आपका, चलता है। अब तक 56 दिन तक गया है, ये कल मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो ये क्या होता है अल्पकाल के लिए, इस पे ऋण आरबीआई देती है। एमएसएफ पे भी जब ऋण देती है आरबीआई तो क्या होता है, इस पे भी शॉर्ट टर्म के लिए ही, अल्पकाल के लिए ही आरबीआई क्या करती है आपकी, ऋण यहां पे देती है अल्पकाल। और इसका जो अल्पकाल होता है ये 1 डे होता है, एक ही दिन बस क्या होगा आपका होगा, या इसी को कहते हैं ओवरनाइट, इसी को बोला जाता है। 24 घंटे, इससे ज्यादा के लिए ऋण आरबीआई यहां पे नहीं देती है कि ठीक है, 24 आवर्स के लिए इस पे लोन जाता है। अभी भी देखो दोनों में ऑलमोस्ट एक ही चीज आपकी पाई जा रही है, बस थोड़ा सा दिन यहां पे क्या हो गया, अलग हो गया। यहां पे दिन क्या हो गया, एक ही दिन होता है, ठीक है। तो आपका अभी भी अल्पकाल ये भी है, अल्पकाल क्या है आपका, ये भी है। बहुत ज्यादा इनमें अंतर आपका नहीं हुआ। बैंक रेट को देख लीजिए, टाइम, तो इसमें आरबीआई जब भी लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए देती है, दीर्घकाल के लिए आरबीआई बैंक दर पे क्या करती है आपकी, लोन देती है। यानी जो बैंक दर है लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए आपको, तो किस पे जाना पड़ेगा आपको, तो बैंक रेट पे लोन वहां पे लेना पड़ेगा। यानी पहले ही पॉइंट पे आपने देखा कि बैंक रेट इन दोनों लोगों से क्या हो गया आपका, अलग हो गया। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब इसका लॉन्ग टर्म परिभाषित नहीं है, कारण इसलिए नहीं परिभाषित है, ठीक है। इन जनरल तो 1 साल से ज्यादा का टाइम ही लॉन्ग टर्म आपका होता है, लेकिन यहां पे तो शॉर्ट टर्म को आरबीआई ने परिभाषित कर दिया कि इतना होता है, डिफाइन कर दिया, लेकिन वहां पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वो दीर्घकाल के लिए होता है। तो पहले पॉइंट पे इन मतलब ये जो तीसरा है इन दोनों से क्या हो गया, अलग हो गया। कुछ अंतर आपको यहां पे दिखा, अभी भी बहुत आपका पिक्चर क्लियर नहीं है। थोड़ा सा और आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। यहां पे जो होता है रेपो दर, क्या यहां पे कोलैटरल आपका चाहिए होता है, कोलैटरल गिरवी कोई चीज रखनी होती है लोन के लिए, कोलैटरल चाहिए होता है। तो हां यहां पे आपको गिरवी रखना पड़ेगा कोई ना कोई चीज। और क्या गिरवी रखवाती है आरबीआई, तो सरकारी प्रतिभूति। कल का लेक्चर आपको याद होगा कि जब भी बैंक, गुड इवनिंग सुजीत, जब भी बैंक रेपो रेट पे क्या करते हैं आपके उधार लेके जाते हैं तो आरबीआई इनसे क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखवाती है। तो कोलैटरल हां चाहिए आपको, ठीक है। बिना कोलैटरल के आपका काम नहीं होगा, ठीक है। यहां पे भी कोलैटरल क्या होता है आपका, चाहिए होता है। हां कोलैटरल आपको चाहिए, गिरवी आपको कुछ ना कुछ यहां पे रखना पड़ेगा। एमएसएफ पे भी जब बैंक लोन लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपके, गिरवी रखते हैं। और क्या गिरवी रखते हैं, गुड इवनिंग तनु, सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही बतौर गिरवी क्या करते हैं यहां पे रखते हैं। क्या यहां पे कोलैटरल की जरूरत पड़ती है, तो ऊपर से देखो तो नहीं, ठीक है। यहां पे कोलैटरल की जरूरत आपकी नहीं पड़ती है, नो कोलैटरल। होता क्या है कि जब यहां पे बैंक रेट पे जब जाते हैं बैंक लोन लेने, तो उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, तो उसको बतौर आरबीआई क्या करती, कोलैटरल रखवा लेती है। और उनकी कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है आपके, जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। जैसे बिल होता है कुछ, जैसे मान लो कि किसी को आरबीआई ने, बैंक ने किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो लोन लेकर के उनसे कुछ चीजें गिरवी रखवाई हुई हैं, तो वो चीज उठा के आरबीआई के पास गिरवी क्या करते हैं, रख देते हैं। तो उन चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि यहां पे किसी भी कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है। कोई भी चीज बैंक रेट पे गिरवी बैंक को नहीं रखना पड़ता है लोन लेने के लिए, ठीक है। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से देखोगे तो वहां पे जैसे कॉमर्शियल पेपर है, कॉमर्शियल बिल है, ये जो बैंक किसी का गिरवी रखवाए रहते हैं किसी कस्टमर का, वो रखवा के वहां पे आरबीआई के पास बैंक रेट पे ये लोग लोन लेते हैं, लेकिन उनमें उतनी क्वालिटी होती नहीं है, इसलिए मानते हैं कि वो समझो कि नहीं के बराबर है, उस कोलैटरल का कोई मतलब आपका नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए मैंने क्या लिख दिया आपका, नो। तो
दूसरे पॉइंट पे भी आपको अंतर यहां पे समझ में आ गया कि बैंक रेट इनसे क्या हो गया, अलग हो गया। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अभी अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बैंक रेट आपको समझ में आ गया। अगर जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति नहीं है, तो बैंक रेट पे जाके क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। और दीर्घकाल के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो आप बैंक रेट पे जाओ और लोन आपको क्या होगा, बैंक दर पे मिल जाएगा। तो इन दोनों से ये क्या हो गया, आपका अलग हो गया। तो यहां पे क्या है आपका कि बैंक रेट आपने देखा कि दोनों पॉइंट पे क्या हो गया, आपके अलग हो गए, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि बैंक रेट को यहां पे निपटा देते हैं, फिर हम आते हैं इन दोनों के अंतर को देखते हैं। तो देखो, जो बैंक दर है, प्रेजेंटली इट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, ठीक है। वर्तमान में यह निष्क्रिय हो चुका है। ऐसा करो कि इससे पहले एक और पॉइंट जोड़ लो, फिर ये क्या करो, ये डीएक्टिवेटेड वाला लिखो, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, रुक जाओ। ऐसे लिखना है आपको, बैंक दर पे आरबीआई, बैंक दर पर आरबीआई केवल दिवालिये की स्थिति में ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। ऑन द बैंक रेट आरबीआई प्रोवाइड्स लोन ओनली इन द कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है। बैंक दर पे आरबीआई केवल दिवालिये की स्थिति में ऋण उपलब्ध कराती है। इसी के साथ अगली लाइन हम लिखेंगे कि प्रेजेंटली इट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, वर्तमान में यह निष्क्रिय हो चुका है, ठीक है। डीएक्टिवेट हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है। इस पे आरबीआई कोई लोन नहीं दे रही है बैंक रेट पे आपका, ठीक है। ये जब बैंक एकदम डूबने की स्थिति में आता है ना, उसी समय आरबीआई क्या करती है, आपकी बैंक लोन पे, बैंक रेट पे क्या करती है, ऋण देती है। बैंक के पास अब सरकारी प्रतिभूति है नहीं, अब उनके पास लोगों का ही जो वो गिरवी रखवाए थे वही बचा हुआ संपत्ति है, उसी को आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं और उसी पे क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं आरबीआई से बैंक दर पे। तो ये डूबने की स्थिति में बैंक दर पे क्या किया जाता है, आपका लोन दिया जाता है। इसीलिए इस पे कोई मतलब गिल्ट टाइप का, यानी सर्वश्रेष्ठ टाइप की जो कोलेटरल होते हैं, गिरवी होते हैं, उनको नहीं रखवाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल चीजों को गिरवी रख दो, उस पे लोन क्या करो, ले लो। तो इसलिए यहां पे कोलेटरल की क्या होती है, आपकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बैंक डूब रहा है आपका, भाई उसके पास होता तो डूबता क्यों, ठीक है। तो डूबने की स्थिति पे इस पे क्या किया जाता है, आपका ऋण दिया जाता है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म इसका परिभाषित नहीं होता है, जब बैंक ऊपर अपनी स्थिति को सही कर लेता है तब आरबीआई का पैसा क्या करता है, वो वापस करता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में आरबीआई बैंक दर पे क्या करती है, ऋण आपकी नहीं देती है। जब बैंक एकदम डूबने की स्थिति में आते हैं तभी इसको आरबीआई क्या करती है, लोन देती है। वर्तमान में इस बैंक रेट को क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय दिया जा चुका है, डीएक्टिवेट किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि जब सन 2000 में ये जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट जब आए, ये कल मैंने बताया था कि 2000 में ये आए थे, उसी समय आरबीआई ने क्या कर दिया, इनको डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ये जो बैंक रेट है इसको डीएक्टिवेट कर दिया, इस पे लोन देना बंद कर दिया। बोला कि जब कोई बैंक डूबेगा ना तो उस समय हम एक्टिवेट करके इस पे क्या करेंगे, लोन आपका दे देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको क्या करो, डीएक्टिवेट कर दो। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे ही क्या करते हैं, लोन देते हैं। और डूबने की स्थिति आती नहीं है उससे पहले ही आरबीआई उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हाथ में ले लेती है। जैसे आज के ही न्यूज़पेपर में है, कोई कोऑपरेटिव बैंक है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई ने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। उनके तमाम फंक्शन को ब्लॉक कर दिया। तो डूबने से पहले उनको क्या करती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो वो स्थिति आती नहीं है कि इस पे वो एक्टिवेट करके क्या करें, आपका लोन दें। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो एक्टिवेट करेंगे और बैंक रेट पे क्या करेंगे, लोन देंगे। लेकिन बैंक रेट अभी भी वहां पे क्या है, मेंशन है, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। अभी उसको यूज किया जाता है बैंक रेट को। बैंक रेट को बतौर पेनल्टी रेट वर्तमान में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। बैंक दर को बतौर, आप चाहो तो अगला पॉइंट यहां पे जोड़ सकते हो, बैंक रेट वर्तमान में पेनल्टी रेट क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है। दंड शुल्क बतौर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है।
जैसे बैंक कुछ अगर जो गलती कर दिया ना तो आरबीआई फाइन लगाती है उनके ऊपर, दंड लगाती है उनके ऊपर। अब वो बैंक रेट से ही क्या करती है, वो उनके ऊपर फाइन कैलकुलेट करती है। जैसे सीआरआर एसएलआर है ना आपका, तो सीआरआर और एसएलआर बैंक को मेंटेन करना होता है। तो ये कभी कभी करते क्या है सब बैंक वाले कि पैसा आया पब्लिक का जमा हुआ और ये सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करते, उस पैसे को लोन में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो कभी भी आरबीआई का अगर जो रेड पड़ गया इनके पास, तो रेड कैसे पड़ता है, फिजिकली थोड़ी ना आते हैं, आरबीआई के पास इनका एडमिन होता है। आरबीआई कभी भी इनके डेटाबेस में लॉगिन कर सकती है, वो लॉगिन करती है और उसको पता चला कि सीआरआर इसको रखना था, टोटल 100 रुपए इसको सीआरआर रखना था। ये 100 रुपए में किया क्या है, केवल 50 रुपए मेंटेन किया इस बैंक ने, 50 रुपए लोन में क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, सीआरआर पूरी तरह से मेंटेन है नहीं, तो तुरंत आरबीआई क्या करती है, इनके ऊपर फाइन लगाती है। कैसे लगाती है, तो वर्तमान में जो बैंक रेट चल रहा है, कितना चल रहा है, 5.65% वर्तमान में बैंक रेट चल रहा है। ठीक है, आगे मैं लिख दे रहा हूं आपका यहां पे। तो जो पेनल्टी होती है आपकी, जो दंड होता है, ठीक है, इनके ऊपर जो लगाया जाता है वो कितना होता है, बैंक रेट प्लस 3% और 5%, इस तरह से फाइन क्या होता है, लगता है। तो मान लो कि 100 रुपए टोटल सीआरआर मेंटेन करना था बैंक को, 50 रुपए इसने मेंटेन किया हुआ है, 50 रुपए इसने नहीं किया है। ठीक है, वो लोन में घुमा दिया पैसे को। ठीक है, अब रेड पड़ी आरबीआई की, आरबीआई ने देख लिया कि 50 रुपए यहां पे क्या किया आपका, नहीं इसने मेंटेन किया है। ठीक है, तो आरबीआई इनके ऊपर फाइन लगाती है। कितना, बैंक रेट है 5.65% वर्तमान में और प्लस 3%, कितना हो गया आपका, तो 8.65% पेनल्टी क्या करेगी, इनके ऊपर इंपोज करेगी। यानी 50 रुपए का 8.65% क्या होगा आपका, कैलकुलेट होगा। ठीक है, और जितना फाइन होगा इनको आरबीआई के पास क्या करना होगा, फाइन जमा करना होगा। ठीक है, फाइन इनको क्या करना होगा, जमा करना होगा। अगर जो ये पहले दिन, ठीक है, पहले दिन फाइन लगा इनके ऊपर, नहीं ये जमा कर पाए, 2-4 दिन और डिले कर दिए, तो फिर जब अगली बार फाइन आरबीआई कैलकुलेट करती है ना, तो 3 नहीं फिर 5 जोड़ देती है इसमें। ये 3 को हटा के यहां पे क्या कर देती है, 5, और तब लेगी कितना आपका 10.65% इनके ऊपर फाइन क्या करेगी, लगाएगी। तो अगर जो 100 रुपए आपको मेंटेन करना है, ठीक है, तो 50 रुपए के हिसाब से आपका क्या होगा, 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए फाइन आपका लगेगा, 4 रुपए कुछ पैसे आपके होंगे, 4 रुपया 30 पैसा होगा। तो वो 4 रुपया 30 पैसा 1 साल का हुआ ना। ठीक है, तो मान लो कि आप पहले दिन का 1 दिन का लगेगा आपका, तो फिर 4 रुपए 30 पैसे में 4.30 जो आपका है, इसमें 365 दिन से डिवाइड करो। अब 1 दिन का जितना भी पैसा आएगा उतना आपको ले जाके क्या करना है, आरबीआई को बतौर फाइन, दंड क्या करना है, देना है। अब फाइन क्या होता है, आप भी समझते हो कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तो पुलिस वाले पकड़ लिए, ट्रैफिक वाले, तो आपके ऊपर फाइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वही पेनल्टी आरबीआई भी लगाती है। ठीक है, अभी तो वही बता रहा हूं अमरजीत, मैं ध्यान से आप सुनते नहीं हो, वही चीज तो मैं बता रहा हूं किस स्थिति में लगाई जाती है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, सीआरआर एसएलआर परसों के लेक्चर में हुआ था, जब ये सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करते हैं, उस स्थिति में मुख्यतः क्या करती है, आरबीआई फाइन लगाती है। या कुछ और गलती कर गए, ये आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन ब्रेक कर दिए, तो उस केस में भी आरबीआई क्या करती है, फाइन लगाती है। और बैंक रेट के हिसाब से, बैंक दर के हिसाब से उनके ऊपर क्या लगता है, आपका फाइन आपका लगता है। ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, आपका फाइन लगता है। तो ये रहा बैंक दर की कहानी। बैंक दर वर्तमान में डीएक्टिवेटेड है। ठीक, इस पे कोई लोन नहीं दिया जा रहा है। बैंक जब उस स्थिति में आएंगे तो उस पे लोन क्या करेंगे, देंगे। और यूज की बात है तो वर्तमान में लोन देने के यूज में तो नहीं आ रहा है, लेकिन फाइन वाइन लगाने के प्रयोग में क्या हो रहा है, आपका ये आ रहा है। तो ये रही बैंक रेट की कहानी। किसी को कोई दिक्कत हो अभी तक तो बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है बात आपकी, इनके बीच अभी पूरा अंतर आपका स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और 2-4 पॉइंट देख लेते हैं, अंतर इनका क्या हो जाएगा, आपका स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए इस पे कौन कौन लोगों को रेपो रेट पे लोन आपका दिया जाता है। तो इस पे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है, आपकी लोन लेकर के जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी रेपो दर पे क्या करती हैं, आपकी लोन लेती हैं। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, और लोग भी, बैंक तो होते ही होते हैं,
बैंक भी लिख लो यहां पे, बैंक होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सारे लोग रेपो दर पे क्या कर सकते हैं, आपके लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, ओनली बैंक होते हैं, सामान्यतः बैंक ही क्या करते हैं, यहां पे अलाउ होते हैं, लोन आपके लेते हैं। तो थोड़ा सा अंतर यहां पे लगा कि रेपो दर का दायरा ज्यादा है, इसमें और भी लोग आते हैं, इसमें केवल बैंक क्या होता है, आपका आता है, ठीक है। अब अगला जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका यहां पे ये ऑर्डर ऑफ 5 करोड़ में क्या करता है, आपका लोन यहां पे जाता है, ऑर्डर ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ के गुणांक में यहां पे जो होता है ऑर्डर ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ के गुणांक में यहां पे जाता है। यानी जब आप जाते हो लोन लेने रेपो रेट पे तो 5 करोड़ के ऑर्डर में मिलता है, 5, 10, 15, 20 ऐसा नहीं कि बीच का डिजिट मांगोगे कि सर 7 करोड़ दे दीजिए, तो 7 करोड़ नहीं देंगे, या तो 5 देंगे या तो 10 देंगे, ठीक है, ठीक है, या तो 5 देंगे या तो क्या करेंगे, आपके 10 देंगे। जैसे एटीएम है आपका, एटीएम से जब आप पैसा निकालने जाते हो तो एटीएम में जब 500 का नोट है आपका, 500 का नोट है आपके एटीएम में, तो आप देखते होंगे जैसे आप बीच का डिजिट डालिए 700 रुपए, तो वो बोलेगा कि 100 के मल्टीपल में डालिए, ठीक है, जबकि वो गलत लिखता है एटीएम में, उसको लिखना चाहिए 500 का नोट उसके पास है तो 500 के मल्टीपल में, गुणांक में डालिए, 500, 1000, 1500, 2000, वही नोट निकालेगा। तो सेम वैसे यहां पे भी क्या होता है, लोन आपको मिलता है मिनिमम 5 करोड़, फिर उसके मल्टीपल में आप क्या होंगे, जाएंगे 5, 10, 15, 20 ऐसे आप यहां पे जाएंगे। यहां पे क्या होता है, 1 करोड़ के गुणांक में आपका लोन दिया जाता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। ऐसे नहीं कि आप 2.5 करोड़ लोन मांगे बैंक से तो वो दे देगा, नहीं, या तो 2 करोड़ लो या तो 3 करोड़ लो, ठीक है। तो ये 1 करोड़ के गुणांक में क्या होगा, आपका लोन यहां पे मिलता है। तो मान लो कि बैंक को 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई और 1 दिन के लिए पड़ी, तो 2 करोड़ रुपए बैंक को चाहिए, अगर जो रेपो रेट पे जाएंगे तो ये 5 करोड़ से कम देंगे नहीं, फिर अगर जो रेपो रेट पे लेके आते हैं तो 3 करोड़ एक्स्ट्रा बैंक वाले लेके आ गए, ठीक है। अब ये जो ब्याज दर है 5.40% है, और ये जो ब्याज दर है आपका ये कितना है, 5.65% है। तो बैंक सोचता है कि यार 5.65 दे देंगे तो 2 करोड़ हमें क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है, 2 करोड़ हमें यहां पे क्या होगा, आपका मिल जाएगा। अगर जो हम यहां पे जाते हैं तो 5 करोड़ मिलेगा, और 3 करोड़ में एक्स्ट्रा लेके आऊंगा जिसपे मैं 5.40% इंटरेस्ट क्या करूंगा, दूंगा। तो 3 करोड़ पे एक्स्ट्रा मैं 5.40% दे रहा हूं। इससे बढ़िया है कि मैं यहां से 2 करोड़ उठा लूं और यहां पे ब्याज मुझे 5.65 देना होगा, यानी 2 करोड़ पे 0.25 ज्यादा बस देना होगा, रादर की यहां पे मुझे एक्स्ट्रा 3 करोड़ पे 5.45 क्या करना पड़ रहा है, आपका देना पड़ रहा है। तो वो इस पे क्या होगा, आपका चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनमें दोनों में मैंने एक अंतर क्या किया, आपको स्पष्ट किया। और भी डिफरेंसेस होते हैं एमएसएफ और आपके रेपो रेट के बीच में, उन डिफरेंसेस को मैं यहां पे लेके नहीं आ रहा हूं, आपके लिए वो ज्यादा कठिन हो जाएगा और आपकी यूज का है भी नहीं, वो यूपीएससी उतने डेप्थ में जाएगी भी नहीं, ठीक है। तो पीएचडी करके भी कोई फायदा यहां पे है नहीं आपका। तो बस इतना है कि इससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि इन तीनों में क्या अंतर होता है, आरबीआई इन तीनों को क्यों चलाती है, ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तीनों को क्यों आरबीआई आपकी चला रही है, ठीक। आपका काम चल जाएगा, आपके क्वेश्चन एग्जाम के सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं पीछे। आप देखिए यहां पे ये जो चारों रेट है ये मैंने आपका खत्म कर दिया, नीति दर। अच्छा, मैं कल बोला था कि रेपो रेट को ही इसमें नीति दर क्या किया था, आपका बोला जाता है। ये जो रेपो रेट आप देख रहे हो, रेपो दर, इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, हम नीति दर बोलते हैं। बाकी तो बस मैंने ऐसे ही नीचे लिख दिया है, ये सब लोग इसी से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान से देखिए ना, रिवर्स रेपो रेट, खैर अब तो ये प्रचलन से बाहर हो गया, इसकी जहां पे एसडीएफ यहां पे आ गया है आपका, ठीक है। एसडीएफ रेपो रेट से 0.25 क्या होता था, कम होता था, ठीक। यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि जो
एमएसएफ है वो रेपो रेट से 0.25 क्या होता है, ज्यादा होता है। बैंक रेट और एमएसएफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, आरबीआई केवल और केवल रेपो रेट में ही चेंज करती है, बाकी सब अपने आप प्लस माइनस होके क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी और को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इसको मेनली पॉलिसी रेट हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। इसी को नीति दर क्या किया जाता है, आपका बोला जाता है। इसी को हम नीति दर क्या कहते हैं, बोलते हैं, आपका रेपो रेट को ही। तो इस तरीके से हमने ये जो तीनों टूल है इनको खत्म कर लिया। बाकी ये जो टूल आपको दिख रहे हैं, एलटीआरओ हो गया, वीआरआर हो गया, ये सर आपको फाउंडेशन कोर्स में कोई भी टीचर आपके होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। चूंकि एनसीईआरटी में इनका जिक्र नहीं है इसलिए मैं अब इसको यहां पे जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत चीजें एक्सटेंड कर जाएंगे। और अभी बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जनरली जो इवन फाउंडेशन कोर्स में भी उसको डिस्कस करने से लोग कतराते हैं, तो उसको मैं चाहता हूं कि यहां पे डिस्कस करूं। तो उसके लिए मैं टाइम अपना बचा रहा हूं, क्योंकि ये सब नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए अब मैं इन पे फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, ये भी जो टूल आपके सामने है ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए अब मैं इनके बारे में भी यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये फाउंडेशन कोर्स में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैंने बस इसलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल लिखे थे ताकि आपके दिमाग में खाका बन जाए कि इतने टूल क्या होते हैं, आपके होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यहां पे मैंने बोला था जो मात्रात्मक टूल है ये क्वांटिटेटिव टूल है, इसी को जनरल के नाम से भी क्या कहते हैं, आपका जानते हैं, जनरल टूल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, व्यापक टूल भी हम इसको बोलते हैं। ये सब पहले लेक्चर में हुआ था। इसका एक और नाम होता है इसी में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव को हम सेलेक्टिव टूल भी हम इसको क्या कहते हैं, आपका बोलते हैं। चयनात्मक टूल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का एक एक नाम और था, दो नाम मैंने बताया था। मैंने बोला था कि एक और नाम होता है इन लोगों का, तीसरा होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो इनमें से कौन से टूल डायरेक्ट होते हैं, ये जितना भी देख रहे हो ना, ये इसको हम डायरेक्ट टूल कहते हैं। डायरेक्ट टूल, प्रत्यक्ष, ठीक, उपकरण या यंत्र क्या कहता बोला जाता है। यहां पे जो है, ये जो आप यहां से यहां देख रहे हो इतना, ये है आपका, ये ऊपर के जो दो हैं ये डायरेक्ट टूल में आते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। ये प्रत्यक्ष में आएंगे, प्रत्यक्ष टूल ये माने जाते हैं। और ये इतना जो है आपका, ये इनडायरेक्ट टूल माना जाता है। अब देखना यहां पे, आप गूगल पे भी सही कहीं सर्च करोगे, ठीक, या किसी किताब में देखोगे ना, तो करते क्या है कि इस पूरे को इनडायरेक्ट बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, पूरे को डायरेक्ट बोल देते हैं। गूगल पे भी तमाम बुक में आपको मिलेगा, लेकिन आप एज पर आरबीआई वेबसाइट, आरबीआई को आप सोर्स मानोगे उसके हैंडबुक को, ठीक है, तो वहां पे इनमें क्या हो जाता है आपका कि डायरेक्ट टूल केवल वो आरबीआई इन्हीं को क्या करती है, आपकी मानती है। इन लोगों को क्या मानती है, वो अप्रत्यक्ष टूल की कैटेगरी में आरबीआई रखती है। बाकी किताब है तो मैं किताबों से ज्यादा ट्रस्ट तो आरबीआई पे ही करूंगा, क्योंकि उसका टूल है, वो बेहतर से आपको इंफॉर्मेशन देगी। तो यहां पे थोड़ा सा आप क्या करेंगे, दिमाग में इस चीज को रखेंगे। ये अप्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ यहां पे, जैसे कैश रिजर्व है, सीआरआर, अगर जो डाउन करोगे ना, तो भाई डायरेक्टली लोन बैंक बीच में, जैसे आपके आरबीआई और जो पब्लिक है, ठीक है, आरबीआई और पब्लिक है, इसके बीच में कौन आता है, बैंक आता है। तो आरबीआई जब सीआरआर को और एसएलआर को डाउन करती है ना, तो बैंक कुछ करे या ना करे, अपने आप ही लोन पे क्या होता है, प्रभाव पड़ जाता है। पब्लिक को जो लोन जाता है डायरेक्टली उसके ऊपर प्रभाव क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, भले ही बैंक चाह के भी बैंक कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप ही प्रभाव वहां पे क्या होता है, दिख जाता है। इसलिए हम इसको प्रत्यक्ष टूल कहते हैं। डायरेक्टली हिट कर देता है इकोनॉमी के उन सारे जो फैक्टर्स हैं, उनको डायरेक्टली क्या करता है, प्रभावित कर देता है। मनी सप्लाई को, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, आप अफेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो यहां पे भी टूल जो होते हैं ना, इनको अगर जो आरबीआई यूज करते तो ये भी डायरेक्टली क्या करते हैं, आपके प्रभावित करते हैं। जब इन टूल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि जो भी आपको सर पढ़ाए इसमें कुछ नाम वो बदल दे, लेकिन सेंस तो वही आपका क्या होगा, रहेगा। ठीक है, तो मैंने वही नाम यूज किया है जो आरबीआई की वेबसाइट पे है, जो यूपीएससी लैंग्वेज क्या करती है, आपकी यूज करती है। कुछ किताबों में इनके नाम क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको भी हम प्रत्यक्ष टूल की कैटेगरी में रखते हैं। और प्रत्यक्ष टूल इनको बोला जाता है,
इनमें जैसे मान लो कि बैंक आरबीआई अपने रेपो रेट को चेंज करती है, तो हो सकता है कि कुछ बैंक अपने ब्याज दर को बढ़ाएं, कुछ ब्याज दर को न बढ़ाएं, कुछ घटाएं कुछ न घटाएं, तो इनका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। लेकिन इनका क्या पड़ता है, आपका प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, इनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कैटेगरी में भी क्या होता है, आपका डिवाइड किया जाता है। तो मैंने 3 नाम बताए। पहला मात्रात्मक क्वांटिटेटिव टूल, जिसको जनरल व्यापक भी कहा जाता है, और इनमें से कुछ प्रत्यक्ष और कुछ क्या होते हैं, आपके अप्रत्यक्ष होते हैं। यहां पे इनको गुणात्मक कहा जाता है, क्वालिटेटिव गुणात्मक टूल, आपका गुणात्मक टूल। इनमें से कुछ चयनात्मक भी होते हैं, और इन सारे टूल्स को हम डायरेक्ट टूल की भी कैटेगरी में क्या करते हैं, रखते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है इनको, ये डायरेक्ट टूल भी क्या होते हैं, आपके बोले जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष टूल भी हम इनको बोलते हैं। तो ये सारे आपके टूल्स जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपके एनसीईआरटी में है। बल्कि 1-2 टूल मैंने ज्यादा ही आपको एक्सप्लेन किया, वो एनसीईआरटी में नहीं था। एसडीएफ हो गया, एमएसएफ हो गया, ये सब एनसीईआरटी में नहीं थे आपके। इवन जो एसएलआर है, इसका भी जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है आपका। तो ये 3 टूल मैंने एक्स्ट्रा आपका डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये पूरा आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल एक्सप्लेन हुए। थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन को हम लोग देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन पे। ये तो सॉल्व कर ही दिए थे आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन से यहीं से सॉल्व करना शुरू करिए। सीआरआर इंक्रीजिंग बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीआरआर में वृद्धि होती है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, गुड इवनिंग फ्यूचर आईएएस। ठीक है, जहां पे मैंने ईयर नहीं लिखा है, समझ लेना ये स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है आपके। सॉल्व करिए इसको। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि, क्या होगा आंसर? देयर इज रिडक्शन इन द डेट ऑफ द गवर्नमेंट, मॉनेटरी लिक्विडिटी इन द कंट्री डिक्रीजेस, मोर फॉरेन। ये तो हो चुका है क्वेश्चन आपका, आई थिंक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसको देखिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड टू कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। वो दर, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, वो दर जिस पर आरबीआई बैंक को ऋण देती है, क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए। शॉर्ट टर्म फंड अल्पकाल के लिए ऋण देती है, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर ए होगा। बहुत इजी है आपका, ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, तीनों जगह एक ही कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन आपका ये। अगला आइए, द रेट एट विच बैंक लेंड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज। वो दर जिस पे बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं, क्या होगा आंसर यहां पे? हाँ, ये थोड़ा सा बी और सी ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको देख लेना। हाँ देख लो, अभी मैं पढ़ाया हूं, 2 दिन हुआ नहीं कि सब गलत आंसर दे रहे हैं। आंसर होगा सी, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। यही तो होता है जिसपे आपके बैंक आरबीआई को क्या करते हैं, लोन देते हैं, ऋण देते हैं। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट इन इंडिया इज डन बाई। करेंसी और क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है भारत में? करेंसी को और ऋण को कौन नियंत्रित करता है भारत में? सी, आरबीआई। आसान सा क्वेश्चन था, सी, आरबीआई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बस यहां पे ईयर में लिखना भूल गया हूं,
लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, ठीक है। एन इंक्रीज द बैंक रेट इट जनरली इंडिकेट्स दैट, अगर जो बैंक दर बढ़ रहा है तो क्या इंडिकेशन आपको मिलता है? अरे अब जितने भी छोटे एग्जाम है वो तो कॉपी पेस्ट करते ही करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। अब कोई टॉपिक तो चाहे बड़े एग्जाम हो चाहे छोटे एग्जाम हो तो सबका ऑलमोस्ट एक ही है आपका। अब क्वेश्चन भी कुछ यूपीएससी में भी ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाते हैं जो एक लाइनर होते हैं आपके, तो वो तो कई एग्जाम कॉपी कर ही लेते हैं। ये यूपीएससी का है, ईयर मैंने लिखा नहीं है यहां पे, बट ये यूपीएससी का है। ये बैंक रेट अगर जो बढ़े तो क्या होगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, central bank is following an easy money policy and central bank is following a tight money policy. ये मैंने अभी बोला नहीं है, इसको मैं अभी कल आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। आंसर होगा डी इसका, सेंट्रल बैंक फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी। केंद्रीय बैंक आपका टाइट मॉनिटरी पॉलिसी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। होता क्या है कि जब ब्याज दर क्या होते हैं? बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। टाइट मॉनिटरी पॉलिसी उसको बोला जाता है। जब ब्याज दर कम हो रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इजी मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। आसान मौद्रिक नीति हम उसको क्या कहते हैं? बोलते हैं, ठीक। इसको मैं कल एक टेबल के थ्रू आपको समझा दूंगा कि टाइट और इजी मॉनिटरी पॉलिसी आपकी क्या होती है। जैसे इस समय आप देखे होंगे कि आरबीआई टाइट मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर चल रही है, ठीक है। आरबीआई कंटिन्यूअस ब्याज दर को बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। तो केवल ब्याज दर से ही नहीं, अदर भी फैक्टर होते हैं जिससे टाइट और इजी मॉनिटरी पॉलिसी आपकी डिसाइड होती है। तो उसकी कहानी मैं कल आपको स्पष्ट कर दूंगा। वो बहुत एक छोटा सा टेबल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा उसे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, आंसर मैंने बता दिया है। कल फिर से मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा कि ये इजी और टाइट मनी पॉलिसी क्या होती है। ये बताइए 2017 यूपीएससी का क्वेश्चन, ये 2007 यूपीएससी का क्वेश्चन है, 17 सॉरी। इसका आंसर क्या होगा? भाई वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, इतना दीक्षांत आईएएस आपसे एक्सपेक्ट करता है, कहना ना पड़े। आंसर आ रहा है डी। कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि किसके कारण हो सकती है? कीमत अगर जो प्राइस राइज हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो किसके कारण महंगाई बढ़ सकती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि एकदम होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा, ठीक है। शुरू से ही बोलता चला आ रहा हूं, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा, यानी एक जहां होगा वो आंसर आपका होगा। उत्पादन के कुल स्तर में कमी, ठीक है। हां, अगर जो उत्पादन आपका कम हो जाए, ठीक है, तो भी महंगाई बढ़ने के चांसेस है। भाई जब चीजें आएंगी नहीं मार्केट में आपका, ठीक है। मेरा टेलीग्राम तो मैंने बोला ही था, नच पॉइंट आईएएस करके मेरा टेलीग्राम है, उस पर आप आ सकते हो, लिख दे रहा हूं यहां पे क्या करना है। ये है, इस पे आप आ सकते हो। मतलब कुछ चीजें आपको जैसे नोट्स वोट्स पीडीएफ वूडीएफ होता है, यहां गायब हो गया तो फिर यहां से भी आपको मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे। हाँ, अगर जो उत्पादन स्तर आपका क्या होता है? गिर जाता है, किसी चीज की आपूर्ति क्या होती है आपकी? कम हो जाती है, ठीक है, तो अपने आप ही महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे देखते हो कि सब्जी अभी अक्टूबर में सब्जियों का रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब बारिश वारिश हुई है तमाम इधर उधर, अब सब्जियों की आपूर्ति में दिक्कत आएगी क्योंकि वो बारिश में मैक्सिमम खराब हो जाती है आपकी, ठीक है। तो सप्लाई कम होगी तो मांग वही है, महंगाई क्या होगी आपकी? बढ़ जाएगी, तो दूसरा भी हो जाएगा। प्रभावी मांग में वृद्धि, अगर जो प्रभावी को हटा दो, छोड़ो इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस डिमांड को देखो। अगर जो मांग आपका क्या होता है? बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। यानी आंसर क्या होगा? डी होगा। 1, 2 एंड 3 मोस्टली लोगों ने आंसर डी दिया था, डी होगा। 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं।
ये भी 2017 उसी साल पूछा गया क्वेश्चन है आपका प्रीलिम्स का, 2017 प्रीलिम्स का क्वेश्चन। मुद्रा की आपूर्ति वही रहती है जब मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, वहां होगा। सप्लाई मनी की वही रहे, यानी मनी की जो आपूर्ति है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी जब मनी मल्टीप्लायर में पढ़ाऊंगा ना तब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी इसको ड्रॉप करो क्वेश्चन को, वहां पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, 2015। कुछ कल पूछ रहे थे मुझसे कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, देख लो तुम्हारे सामने कितना यूपीएससी का क्वेश्चन रख रहा हूं और स्टेट पीसीएस का, सब एनसीईआरटी से ही आपको सोल्यूशन मिल रहा है और मिलने वाला है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति का घटक है, कंपोनेंट है? बताओ भैया। 1 और 2 तो सीधा आपको दिख रहा है। अगर जो आपको बाकी के बारे में पता नहीं है तो 1 और 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। जहां जहां पे 1 2 मिल जाए आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे 1 है लेकिन 2 नहीं है तो ये कट गया, यहां पे 2 है लेकिन 1 नहीं है, ये कट गया। यहां पे केवल और केवल क्या है, 1 है 2 नहीं है तो कट गया, आपका आंसर सीधे सी हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन से निकाल सकते हो, ये आपको पता ना हो तो भी ऐसे करके आप आंसर कर सकते थे। आंसर होगा सी आपका। ठीक है, अच्छा ये पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू, फिस्कल पॉलिसी, वित्तीय नीति के ये टूल होते हैं। ये वित्तीय नीति में हम लोग देखेंगे इसको, फिस्कल पॉलिसी में। आंसर होगा सी इसका। इसका आंसर दीजिए। यूपीएससी ये भी 2015, देख लो एक ही टॉपिक से एक ही ईयर में 2-2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इसी मनी एंड बैंकिंग से। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 2022 में इसी तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ था प्रीलिम्स का, मैंने शुरू में सॉल्व कराया था। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये तो एकदम गलत हो गया, आरबीआई भी करती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये भी गलत स्टेटमेंट है। डिक्रीज द मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, सी। अगर जो मुद्रा का परिसंचरण, परिसंचरण लिखो या आपूर्ति लिख दो जो अभी तक पढ़ रहे हो, अगर जो कम कर दिया जाए किसी तरीके से, सीआरआर को बढ़ा के, एसएलआर को बढ़ा के, ठीक है, तो अपने आप ही क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। देख लो मनी सप्लाई वर्ड से कितने क्वेश्चन आपके बने हैं, उसी से आंसर होगा आपका सी। अब क्वेश्चन नहीं है तो ये क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो कल और परसों में निपट जाएंगे जो यहां पे थे आपके। हाँ अमरकांत, सी होगा आंसर आपका। ये था क्वेश्चन। हाँ आज की क्लास यहीं तक रहते देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, आगे की कहानी कल देखेंगे।